अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। गो कि आज इस्लामाबाद की सबसे बड़ी ख़बर तो यही थी कि DGISI जनरल नदीम अंजुम जो हैं उनकी तैनाती का बिलाखिर नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है और एक जो फ़िज़ा के ऊपर धुंध छाई हुई थी वो छट गई है और मामलात जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये तो एक इंतज़ामी सिलसिला था और ज़ाहिर है कि जहाँ पर ये सूरत हाल दरपेश थी वहाँ पे मामलात किस तरीके से और किस नौइयत के तहत आए हैं, क्योंकि अब भी DGISI जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो 20 नवंबर से अपना चार्ज जो है वो संभालेंगे और 19 नवंबर तक जो है वो जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो DGISI रहेंगे। ये सूरत हाल जो है ये ज़ाहिर है कि एक दोनों तरफ के लिए एक विन विन सी सिचुएशन है, लेकिन मामलात इससे कहीं बड़े हैं। लेकिन असल मसला इस वक्त पाकिस्तान का जो अंदरूनी बहुत बड़ा चैलेंज है वो पाकिस्तान का इक्तिसादी चैलेंज है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी रुपये की कदर जो है वो तसलसल के साथ गिर रही है और ये भी नहीं बताया जा रहा कि फ़ैसला क्या है कि रुपये की बेकदरी की जो हद है वो किस हद तक ले जानी है, और ये भी एक बेयकीनी की कैफियत जो है वो तसलसल के साथ चलती चली जा रही है। उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है उसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है और तीसरी तरफ जो सबसे बड़ा शिकंजा हमारे लिए तैयार हो रहा है वो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं और ये मुज़ाकरात जो हैं अब वर्चुअल हो गए हुए हैं और ज़ाहिर है कि अगर IMF के साथ हम किसी अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचते हैं तो उसके नतीजे में हमें मज़ीद टैक्स भी लगाने पड़ेंगे और हमें जो बुनियादी अंसर हैं यानी बिजली, गैस और पेट्रोलियम, इनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी और ज़ाहिर है कि अब तक जो कैफियत है उसके नतीजे में क्या सूरत हाल होगी उसका ज़िक्र करते हुए भी ज़रा महाल सी कैफियत पैदा हो जाती है। ये बराह रास्त अब आम आदमी को इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, ये मिडल क्लास को भी मुतासिर नहीं कर रही है, ये अब अपर मिडल क्लास जो है उसको भी अब चुभन जो है वो महसूस हो रही है और उन्हें लग ये रहा है कि वो मिडिल क्लास में शामिल हो जाएंगे। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में ऑलरेडी जा चुकी है और लोअर मिडिल क्लास जो है वो ख़ते गुरबत की सतह से नीचे आ चुकी है। लेकिन इस हवाले से जो तौजीहात पेश की जाती हैं, जो मज़का खेज़ दलाइल और मंतिक सामने आते हैं, वो यकीनन ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ हैं। ये वो बुनियादी तौर पर मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक साहब, मुमताज़ माहिर माशियात हैं, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं और इसका चलाने वालों का हिस्सा भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक बोस्तान साहब, चेयरमैन है एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपको अगर मैं ये पूछूं, पहले तो ज़रा इस पे बात हो जाए कि ये रुपये को हमने गिराना किस हद तक है। गवर्नर स्टेट बैंक ने तो एक स्टेटमेंट वो दिया था जिसमें उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो है वो फ़ायदे की बात की थी। दूसरा उनका एक आर्गूमेंट और भी सामने आया जो लंदन में वो एक इशाइये में थे और वहाँ भी उन्होंने ज़िक्र किया कि जब डॉलर महंगा होता है तो उससे दरामदात पे असर पड़ता है, दरामदात पे असर पड़ता है तो वो अशिया महंगी हो जाती हैं जो हम समझते हैं कि ये हमारे ऊपर बोझ हैं, और फिर जब उन अशिया की डिमांड जो है उसमें कमी वाक़या हो जाती है तो फिर हम इंटरवेंशन करते हैं और रुपये को मुस्तहकम करना शुरू करते हैं। तो ज़रा आप फरमाइएगा कि ये क्या सूरत हाल है। देखें एक चीज़ हमें जहन में रखना चाहिए कि जो गवर्नर साहब हैं इनकी ट्रेनिंग जो है वो IMF में हुई है और IMF का एक रिलीजन है, रिलीजन की मैं कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन रिलीजन जिसे कहते हैं, वो है शिकागो स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि हर चीज़ एक मॉनेटरी फिनोमेना होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए आप जो है इंपोर्ट को कर्व करना है, तो इंपोर्ट को कर्व करने का एक ही तरीका है, आप एक्सचेंज रेट को अल्लाह के हवाले कर दो, जो उन्होंने कर दिया है। लेकिन हमने जहाँ से तालीम हासिल की है, जिस यूनिवर्सिटी से,
तो वहाँ पर भी हमें बताया जाता है कि इंपोर्ट को कर्ब करने के बहुत सारे और ज़राए हैं, लेकिन हम वो ज़राए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोगों के प्रेशर की वजह से स्टेट बैंक ने और एफबीआर ने मिलकर गालिबन 524 आइटम पे 100% कैश मार्जिन लगाया। आप यकीन करें कि उस 524 आइटम की कुल मालियत $1.4 बिलियन है। तो ये मेरे नज़दीक ये नॉन सीरियस एटीट्यूड था, और इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने सिर्फ और सिर्फ यही एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू करके हम इंपोर्ट को कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इससे इंपोर्ट में कोई खातिर खा कमी होगी। कमी हाँ, होगी। मैं इस पे डॉक्टर साहब आता हूँ। कर्जों का जी डॉक्टर साहब मैं आता हूँ क्योंकि इससे एक जुड़ा हुआ सवाल है, वो मैं उसको साथ आपसे करता हूँ। मलिक बोस्तान साहब ये फरमाइएगा कि ये डॉलर के साथ हो क्या रहा है, आप लोगों की क्या सूरत हाल है, आप मार्केट में बैठे हुए हैं। हमारी सूरत हाल भी ख़राब है, मुल्क की भी सूरत हाल ख़राब है। और वो कहते हैं मर्द बढ़ता गया जूँ जूँ दुआ की, डॉलर के साथ भी यही हो रहा है। और डॉलर नहीं हो रहा, टैक्स से मत नहीं हो रहा। और जो है मैं खरा इसको जो है हुकूमत जो सबसे बड़ी जो वजह है मैं समझता हूँ, जैसे इम्पोर्ट बिल है जो कि रिकॉर्ड हाई लाइफ टाइम हाई बना रहा है। जो जुलाई में आपको $5.5 अरब था, जो अगस्त में $6.5 था, सितंबर में भी $6.5 अरब आया। तो ये जब तक हम कम नहीं करेंगे अपनी इम्पोर्ट, जो कि हमारी माना एक्सपोर्ट और वर्कर रेमिटेंस है वो $5.5 अरब है। और पिछले महीने 2 से तो $1 का खसारा था, लेकिन इस महीने $1.5 का खसारा का सामने है। और तो नहीं इसका मलिक मतलब बोस्तान बहुत साहब ज्यादा ये फरमाइएगा कि ये दरामदात तो पहले भी आती रही हैं, सब कुछ होता रहा है। रुपए की ये धुनाई तो नहीं माजी में हुई जिस कदर अब हुई है। और मतलब पिछले इस माली साल में 11% कम हुआ है, और टोटल लगा लें जब से ये हुकूमत आई है 45% आपका रुपया गिर गया। हाँ ये बात आपकी बजाय है, लेकिन इस चीज को जो मैं डेटा दे रहा हूँ, डेली $300 मिलियन की एफसीयू खुल रही है, जबकि आपके पास जो सप्लाई है वो $200 मिलियन है वर्कर रेमिटेंस की और एक्सपोर्ट प्रोसीड की। तो $100 मिलियन डेली आपको तजारती खसारे का सामना है। इसका तो कोई दुआ करनी पड़ेगी ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि हम इसको आंखें बंद कर लें कबूतर की तरह। और दूसरी बड़ी वजह IMF का जो है वो प्लान है जो कि लटका हुआ अभी तक। IMF दिन ब दिन कड़ी से कड़ी शराइत लगाता जा रहा है। अभी उन्होंने से पहले कहा जी यूटिलिटी बिल बढ़ाएं। हालांकि हमारे टीम ने उन्हें बताया कि आलमी कीमतें बढ़ने की वजह से हमारा बजट आउट हो गया है, तो हम जो आप एडजस्टमेंट कह रहे हैं इससे करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। हमारे अवाम पहले ही कोरोना की वजह से पिसे हुए हैं। दूसरा मुतालबा उन्होंने ये रख दिया है कि आर्मड फोर्सेस के जो $500 बिलियन पड़े हैं कमर्शियल बैंक में, उन्हें आप स्टेट बैंक में गए तो वो भी इन्होंने कहा है कि देखो वो उनके वेलफेयर फंड होते हैं, उन्हें कुछ पैसा मिलता है जो कि शुदा पे उनके जो रिजल कारोबार उन पर खर्च किए जाते हैं। तो इस तरह की शर्तें जो है पाकिस्तान को मैं समझता हूँ ब्लैक मेल करने वाली शर्तें हैं। ये पाकिस्तान को मलिक साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। तरफ जो है वो भी इसी तरह हमें तलवार बना हुआ है, रोज नई शर्त लगा देता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली हमें बड़ी अटका रही हैं और हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रुकी पड़ी इसी। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, मेरा उसमें सवाल ये था कि आप दरामदात तो कम कर लेंगे, चलें शायद उसमें कोई कमी हो जाए जो कि फिल वक्त दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसके नतीजे में जो महंगाई का सैलाब आएगा उसके सामने कौन बांध बांधेगा? देखिए, पहले ये समझने की हम कोशिश करें कि ये डॉलर गिर क्यों रहा है, कि क्या ये मार्केट मैकेनिज्म की वजह से गिर रहा है। द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ये IMF का प्रायर एक्शन था। उन्होंने जब हमारे वजीर ख़जाना अपनी टीम के साथ अभी जब जा रहे थे वाशिंगटन, तो उनको ये कहा गया था कि आप जब वाशिंगटन में पहुंचे तो 172 173 हो जाना चाहिए, और आप ये गैस की कीमतें बढ़ाएंगे या बिजली की कीमत ये बढ़ाकर आएंगे। तो वो हमने प्रायर एक्शन जो था
वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। तो इसमें कोई मार्केट मैकेनिज्म है। मैं डे वन से ये बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से एक्सचेंज रेट हमारा नीचे जा रहा है, इसके पीछे कोई मार्केट मैकेनिज्म ऑपरेट नहीं कर रही है। जब नहीं तक तो आपका रिजर्व बढ़ रहा है, डॉक्टर साहब ये सुने फरमाएं, सुने डॉक्टर सुने साहब ये फरमाएं कि आपको ये जाता हुआ कहाँ दिखाई दे रहा है? मतलब ये यहाँ पे रुकेगा 175 50 तो हो गया, यहाँ पे कोई ब्रेक लगेगी कि नहीं, ये इसी तरह 50 पैसे 80 पैसे किधर जा रहा है? काश मैं ये बता सकता आपको कि कहाँ जाएगा, क्योंकि ये आईएमएफ वाले जहां पर आपको कहेंगे ले जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, एज लॉन्ग एज यू आर अंडर द आईएमएफ प्रोग्राम। मैं इसी सब चीजों के लिए तो मना करता था, एंड आई वॉज द ओनली वॉइस। मुझे मालूम था कि जो कुछ आज हो रहा है यही होगा पाकिस्तान के साथ में, और मैं अपने तजुर्बे से इस प्राइम मिनिस्टर को बचाना चाहता था कि सर आप ना जाएं, बहुत मुश्किलात होंगे आपको, सियासी तौर पे भी, माशी तौर पे भी मुल्क को बहुत नुकसान होगा। लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। इसलिए तो मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं, आपके प्रोग्राम से भी अपील करता हूं कि सर उनसे ज़रा बुलाकर पूछें जिन्होंने आपको मशवरा दिया था कि सर अगर आईएमएफ में नहीं गए तो ये बर्बादी होगी, वो तबाही होगी और मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो अब आप उनसे पूछें बुला करके, यार हम तो चले गए, 3 साल हो गया आईएमएफ में गए हुए, मुझे तो बर्बादी और तबाही के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा जिस तरीके से उनकी शराइत हैं। देखिए आईएमएफ का प्रोग्राम जो है एक सियासी प्रोग्राम होता है, और इस बदलते हुए जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में मुझे मालूम था कि ये प्रोग्राम एक ब्रूटल आईएमएफ प्रोग्राम होगा, ब्रूटल। तो इसीलिए मैं प्राइम मिनिस्टर को बचा रहा था। हालांकि आप देखें जब आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंडेड था फरवरी 2020 से लेकर पूरा दिसंबर जनवरी 2021 तक, तो आप देखें कि मुल्क में एक स्टेबिलिटी आ गई थी, हर चीज़ बिल्कुल ठीक सिमत में जा रही थी, प्राइवेट सेक्टर हमारा बड़ा कॉन्फिडेंस में आ गया था, आपके हमारे टेक्सटाइल के जो है सनतें चलने लगी थी, बाकी कारखाने भी चलने लगे थे, सब कुछ ठीक डायरेक्शन में जा रहा था। और अब यकीन करें कि हम सब बड़े अपबीट थे कि अब हम ठीक डायरेक्शन पे चल पड़े हैं। इंशाल्लाह ये हुकूमत अपने नेक्स्ट 2 इयर्स जो हैं, जो बाकी हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से और पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी लाएगी। लेकिन आपने देखा कि सब चीज़ बदल गया, एक झटके में हर चीज़ बदल दिया गया है। तो ये आईएमएफ का प्रोग्राम है, ब्रूटल आईएमएफ का प्रोग्राम है। अब आप चले गए, आप इसे भुगतें। अच्छा, इसमें मलिक बोस्तान साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो रुपए की कदर गिरने का मामला है, ये इसी तरह अभी आगे चलेगा? देखो जी, जिस तरह के मैंने आपको डेटा दिया है, अगर इंपोर्ट बढ़ेगी तो लाजमी चलेगा, या डिमांड आपकी बढ़ेगी तो उस डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। इसके लिए हमें हुकूमत को मिल बैठ के कोई अपनी थिंक टैंक बना के हमें फौरी तौर पर चाइना से मशवरा करना चाहिए, उनसे हेल्प मांगनी चाहिए, क्योंकि 18 अरब डॉलर की सालाना हमारी इंपोर्ट है, जो कि हम अगर चाहें तो उसको स्वाप करेंसी अरेंजमेंट कर चाइनी युआन पे कर लें तो हमारा 18 अरब डॉलर सालाना कम हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए इस वक्त दर्द सर बना हुआ है। इस तरह अफगानिस्तान का जो मसला है उसको यूएनए में फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान बना के उनके, आपको पता है गज़ा की, और आज जैसे यूएनए 2 करोड़ आदमी भूख से अफेक्टेड होंगे, उनके पास गज़ा नहीं है, दवाई नहीं है, तो वो उनके जो अकाउंट फ्रीज हैं उन्हें 1 अरब माना बुनियाद पे उन्हें डी फ्रीज करके उन्हें इंपोर्ट की डायरेक्ट इजाज़त दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने पाकिस्तानी रुपए में उन्हें ख़रीदने की जब से इजाज़त दी है तो उनका बिल भी हम ही पे करें, और इसके लिए पाकिस्तान का ये समझो 5वां सूबे ही है। तो उसके लिए हुकूमत को जो है कुछ ना कुछ मैकेनिज़्म बनाने का, आज हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने बयान दिया है कि हम दूसरी करेंसी में भी और पाकिस्तानी करेंसी में भी उनको ख़रीदने की इजाज़त देंगे, एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दे। हो सकता है इससे कोई हालात बेहतर हो जाए, लेकिन अभी तक जब तक हम डिमांड और सप्लाई को नैरो नहीं करेंगे उस वक्त डॉलर का गिरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मलिक साहब ये फरमाइएगा कि मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है? एक्सचेंज कंपनीज का जो एक ज़रिया था डॉलर्स को पाकिस्तान में लाने का, वो चल रहा है कि वो भी मुतासिर हो गया है? वो जो एक थोड़ा बहुत बेनिफिट था वो भी ख़त्म हो गया? बहुत ज़्यादा मुतासर हो गया, बहुत ज़्यादा मुतासर हो गया, क्योंकि जब से हुकूमत ने एफए को ये कहा है कि जिन जिन लोगों ने डॉलर ख़रीदे हैं उन्हें आप इंक्वायरी करें, उन्होंने होल्डिंग तो नहीं की हुई, तो अब उससे क्या लोगों में खौफ तारी हो गया, और लोग जो है एक्सचेंज कंपनी के पास अब ना डॉलर ख़रीदने आ रहे हैं ना बेचने आ रहे हैं। हमारी जो है 70% जो है डिमांड, जो पहले सप्लाई थी वो कम हो चुकी है, डिमांड बिल्कुल नहीं ना होने के बराबर है, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, सड़े वर्कर रेमिडेंस के हमारे पास कोई नहीं आ रहा।
1 से 2% लोग डॉलर ख़रीदने आ रहे हैं। एक तो बायोमेट्रिक हो गया, दूसरा अब लोगों को ये पता चल गया कि जो भी आप देखो ना, पाकिस्तान के अनडॉक्यूमेंट इकानमी क्यों है, उसकी वजह ये है कि लोग जब एक दफ़ा टैक्स भरते हैं तो फिर रोज़ाना नोटिस आते हैं। इस तरह लोगों ने, हमने बड़ी मुश्किल से, हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने मिल के एक बड़ा मैच बनाया था और एक्सचेंज के ज़रिए हर साल 6 अरब डॉलर आ रहे थे, उसमें से 5-6 अरब डॉलर हम इंटर बैंक में हुकूमत पाकिस्तान को दे रहे थे। अब सारे वो मुतासर हो गए, लोग खौफ के मारे अब आ नहीं रहे। तो ये तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। होना ये चाहिए था कि FA को ये कहा जाता, जिन लोगों ने डाला उसका आप डेटा मुरतब करें, जिन लोगों ने हेल्थ के लिए हैं, एजुकेशन के लिए हैं, बैंक के लिए हैं, बाकी घरों में तो उन्हें हम इंसेंटिव देते और उन्हें कहते जी आप बैंकों में जमा कराएं, हम आपको इसका इंसेंटिव देंगे। तो वो एक बड़ी अच्छी रिस्पेक्टफुली उनकी कदर होती है। लेकिन जिस तरह बुला के उन्हें पूछ की जाती है तो वो कहते हैं हम कोई मुजरम तो नहीं, हमने ऑफिशियल ट्रांजैक्शन किए हैं और हमें हुकूमत पाकिस्तान इसकी इजाज़त दी है, अब हम मुजरमों की तरह कटहरे में खड़े हैं। तो ये बड़ी नेगेटिव असर हुआ इसका मार्केट में। अच्छा, इसमें अब ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि IMF के साथ जो मुज़ाकराती अमल है, खुशखबरी की बात कह चुके हैं गवर्नर स्टेट बैंक, आपको क्या दिखाई देता है कि इसके एवज़ में पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? देखिए, IMF ने जो मुज़ाकरात के लिए गए थे ये, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और भी हमें करने को कह दिया है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल हैं हुकूमत वक्त के लिए। तो जब तक हम वो काम नहीं करेंगे जो उन्होंने कहा है हमें करने के लिए, तो उस वक्त तो ये 1 बिलियन, उस वक्त तक ये है कि जो स्टाफ है उनका IMF का, वो जो स्टाफ रिपोर्ट होता है वो अपने बोर्ड के सामने नहीं लेके जाएगा, और जब तक वो बोर्ड के सामने नहीं जाएगा, बोर्ड की अप्रूवल नहीं होगी और हमें वो $1 बिलियन जिसकी खातिर हम जान दिए जा रहे हैं, हमें वो नहीं मिलेगा। हमने बहुत इस 1 बिलियन की खातिर पता नहीं इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपको वो इक़दामात क्या हैं जो लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और उसके बड़े मनफी असरात मुरतब होंगे? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सिक्योरिटी से रिलेटेड भी हो गई है। जैसे उनसे कहा गया कि जो हुकूमत वक्त जो है, हर हुकूमत जो डिफेंस बजट में एलोकेशन करती है फ़ौज को, तो वो उनके डिफरेंट बैंकों में उनके पैसे पड़े हुए होते हैं, उससे वो खर्च कर रहे होते हैं, जैसे ज़रूरत पड़ती है चेक काटते हैं और खर्च कर रहे होते हैं। तो अब ये कहा गया कि जी सब पैसा आप स्टेट बैंक में पहुंचा दें, तमाम बैंकों से निकाल कर स्टेट बैंक में पहुंचाएं, और जब आप कोई चेक लिखेंगे तो स्टेट बैंक को पता चलेगा कि आप कहाँ पर किसको पेमेंट कर रहे हैं। तो ये देखें, बहुत सारी चीज़ें जो है मुल्क के लिए नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इतनी पब्लिक नहीं की जाती हैं, लेकिन ये प्रेशर है कि आप करें ये काम। इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो सरकारी महकमे हैं जिसको कहते हैं ना सिंगल ट्रेजरी अकाउंट है, उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी आपके पैसे हैं जो आपने अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हैं या डेवलपमेंट तरक्याती प्रोग्राम के नाम पे जहाँ पर जो खर्च हो रहा है, जो आपने पैसे दिए हुए हैं, वो पैसे बैंकों के बजाय आप उनको पहुंचाएं स्टेट बैंक में। तो अब देखें कि अगर इतने हैवी पैमाने पे अगर बैंक के डिपॉजिट ट्रांसफर हो जाए स्टेट बैंक में, तो कमर्शियल बैंक का क्या बनेगा? क्या कमर्शियल बैंक लेंडिंग कर सकेगी फिर वो पैसे? क्योंकि कमर्शियल बैंक जब अपने डिपॉजिट को मोबिलाइज करता है तो उसी से वो लेंड करता है पैसा, लेकिन उसकी डिपॉजिट बेस जो है अगर श्रिंक हो जाए तो वो कमर्शियल बैंक किस तरीके से लेंड करेगा प्राइवेट सेक्टर को? तो उसके भी असरात हो सकते हैं। तो बड़े मल्टी डायमेंशनल चीज़ों में उन्होंने हमसे इक़दाम करने को कहा है। जिस मईशत में अभी पेंडेमिक से अभी हम पूरी तरीके से निकले भी नहीं है, उस पर अगर टैक्सों के अंबार लगाने के लिए बात की जाए तो वो भी एक डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। इसमें मलिक बोस्तान साहब ये फरमाइएगा कि ये मुश्किलात तो अपनी जगह पे हैं,
जो इनफॉर्मल आपका सिस्टम था डॉलर्स का, वो भी आप कह रहे हैं कि मुतासिर हुआ है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप को, अगर मैं आपसे इस तरीके से ये पूछूं कि अगले 6 महीने में डॉलर जो है वो कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं समझता हूँ हुकूमत ने अगर होश के नाखन ना लिए, और जिन लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ जो डॉलर ख़रीदे हैं कानूनी तरीके से, कानूनी रकम से, और अपना सोर्स दिए, उनको नहीं बुलाना चाहिए। वही जो मैंने कहा है, क्योंकि वो टोटली जो है लीगल ऑफिशियल चैनल को खैरबाद कह देंगे, और वो वही ब्लैक मार्केट में चले जाएंगे, जिससे मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। जो एक्सचेंज कंपनी हर साल 4 से 5 अरब डॉलर आ रही हैं वो कम हो जाएगा, तो उसमें बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान ही होगा। और लोगों को, हुकूमत को ये यकीन दिलाना चाहिए हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो भी आपने ऑफिशियल ट्रांजैक्शनें की हैं उनको कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो फिर हो सकता है लोग वापस हमारी मार्केट में आएँ और ऑफिशियल चैनल में आए, वरना जो मुझे लग रहा है इसी तरह अगर रवैया रहा हुकूमत का तो बहुत जल्द जो है ये मार्केट ड्राई हो जाएगी और एक्सचेंज कंपनी में समझता हूँ बंद ही हो जाएंगी, क्योंकि जब बिज़नेस ही नहीं होगा तो काम क्या करेंगे। तो ये बड़ी सोचने का मकाम है, हमें इसको गौर करना है, हुकूमत को रिस्पेक्ट देनी है एक्सचेंज कंपनी को और कस्टमर को, और उनको ये इस तरह जलील ख्वार नहीं करना है ताकि वो हुकूमत पे एतमाद ही छोड़ दें और कहें जी जो भी हुकूमत को पैसा देगा बाद में पछताएगा। तो ये चीज़ों को हमने ख़त्म करना है, और ये हुकूमत ही कर सकती है, हम तो कर नहीं सकते। इसी तरह जो है ब्लैक मार्केट को जो अभी वजूद में आ चुकी है, ज़्यादा नहीं अपनी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा एक रेड सिग्नल है, हुकूमत के लिए भी और मुल्क के लिए भी और हमारी एक्सचेंज सेक्टर के लिए भी। तो ये हुकूमत को मैं बार बार ये कहा, तो मीटिंग में भी कहा है, अभी भी यही कह रहा हूँ कि उनको खुदा के लिए इस चीज़ को वापस लें और लोगों को घरों से ना बुलाएं, क्योंकि ये स्टेट बैंक का काम है, FMU का काम है, FIA का काम नहीं है। ये सिर्फ डेटा ले और उसके जो भी है रिपोर्ट बना के उनको दे। अगर किसी ने वायलेशन की है तो FBR का काम है, स्टेट बैंक का काम है वो एक्शन ले, FIA खुद डायरेक्ट एक्शन ले। इससे बड़ा बुरा पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान आने वाले दिनों में पड़ेगा। उसके बाद हमारी वर्कर रेमडीज भी देखेंगे कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ बार रेट इसका ज़्यादा हो जाएगा, और लोग जब अनऑफिशियल मार्केट में जाएंगे तो वहाँ का और इंटर बैंक का जब डिफरेंस बढ़ेगा तो लोग फिर इंटर बैंक में, पहले के क्या था कि इंटर बैंक का रेट और फ्री मार्केट का रेट बराबर था, अब उल्टा हो गया, अब ब्लैक मार्केट का रेट ज़्यादा है और इंटर बैंक का कम है, तो इसलिए लोग इस मार्केट में नहीं आ रहे अब। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि IMF के साथ एक पहलू और भी है, और वो पहलू जो है वो टैक्सेशन का पहलू है। आप क्या समझते हैं, आपको फर्दर टैक्सेशन जो है वो कितनी दिखाई दे रही है इस हवाले से कि जो रिक्वायर्ड शराइत हैं वो पूरी हो सकें? मेरे ख्याल में तकरीबन 250 से 300 बिलियन तो है एडिशनल हमने इकदाम करने हैं। कई तरीके से हो सकता है उसको करना। इसमें देखें, जहाँ IMF हमें ये कह रहा है, ठीक है, टाइमिंग का ज़रा इशू हो सकता है कि हम इतने ज़्यादा हैवी टैक्सेशन एक डिप्रेस्ड इकानमी पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे इकोनॉमिक की जो रिकवरी है वो फर्दर स्लो डाउन हो जाएगी। हैविंग सेड दैट, बात यह है कि हमारे, ये हकीकत है कि हमारे मुल्क में वो लोग जो साहिब हैसियत हैं, जिनको टैक्स देना चाहिए, वो नहीं देते हैं, नंबर वन। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि जो एक मरतबा टैक्स नेट में आ जाता है तो हमारा इदारा उसकी जान को आ जाता है, और उसी जो आ गया गलती से टैक्स नेट में, उस पर जो है तमाम जो इकदाम है फिर उसी पे किए जाते हैं। इसलिए लोग हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि हम टैक्स के नेट में नहीं ना आए। तो हमें थोड़ी दोनों तरफ से इसको सोचने की ज़रूरत है, इदारों को भी सोचने की ज़रूरत है कि जो आ जाता है हम उसी के जान के पीछे पड़ जाते हैं। तो जो लोग बाहर हैं वो तो डरेंगे आने के लिए टैक्स नेट में, अगर अच्छा, देना भी इसमें चाहते डॉक्टर हैं साहब एक तो और चीज़ फरमाइएगा कि पेट्रोलियम प्राइसेस, अब फिर कहा जा रहा है 1 नवंबर से पेट्रोल 8 रुपये लीटर बढ़ेगा, तो फिर आप ये जो महंगाई है इसकी क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिल्कुल बढ़ रही हैं। हमने अपने जहन में ये बैठा लिया था कि ये 40-42 डॉलर पे जो तेल की कीमत आ गई थी पेंडेमिक की वजह से, जो तमाम दुनिया की मार्केटें बंद हो गई, तो लोगों ने समझा कि यही नॉर्मल है, 42 डॉलर आ गया है, बस ठीक है।
लेकिन अब मार्केट जब खुल रही है, दुनिया में एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, तो डिमांड फॉर ऑयल भी बढ़ रहा है। तो डिमांड फॉर ऑयल बढ़ रहा है तो ये कहाँ जा रहा है? अभी 80-85 पे 85 पे पहुंचा होगा, 86 पे पहुंचा होगा। ये तो चंद साल पहले 108-110 डॉलर बैरल पे भी पेट्रोल हम खरीद रहे थे, और पाकिस्तान में मार्केट में 107-108 रुपया लीटर हुआ करता था। तो अभी तो 85 में हम कह रहे हैं कि मजीद हम बढ़ाएंगे। ये सारा जो प्रॉब्लम हुआ है वो एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है। अगर एक मई के महीने में जो एक्सचेंज रेट था हमारा 152, अगर आज वो 152 होता और आज ये 85 डॉलर बैरल तेल की कीमत होती, तो पाकिस्तान में तेल इस वक्त भी 85 से 90 रुपए पर लीटर के हिसाब से बिक रहा होता। ये 138 या उससे ऊपर की तरफ नहीं जाता। तो किसने ये यहाँ तक हमें पहुंचाया है? इंटरनेशनल मार्केट तो बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ हमारे एक्सचेंज रेट ने ये तबाही फेरी है। तो इसलिए महंगाई होगी, बिल्कुल होगी महंगाई, इसमें तो कोई दो ओपिनियन नहीं है। ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया मलिक पोस्तान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।